देखो लास्ट क्लास तक मैंने थर्मोडायनामिक्स के सेकंड रूल से आपको मिलवाया था, ठीक है। पहला रूल क्या था, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है, वो आपको पता है ना। फिर जीरोथ रूल को हमने देखा था। तो थर्मोडायनामिक्स का जो सेकंड रूल होता है वो किसके रिलेटेड बात करता है, तो सेकंड रूल है थर्मोडायनामिक्स का, वो बताता आपको एंट्रोपी एंड दूसरा गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज को बताता है, ठीक है। अगर आपको इन दोनों चीजों के बारे में पता है तो आप रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बता सकते हो, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि कौन सी रिएक्शन खुद ही हो जाएगी। कोई भी प्रोसेस अगर खुद होता है तो उसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, समझ रहे हो। तो अगर आपको रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पता करनी है तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो एक हमने एक इक्वेशन बनाई थी नॉर्मल सी, एंट्रोपी क्या होती, एंट्रोपी थी रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, ठीक है। जितना ज्यादा रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस होता है सिस्टम का वो आपकी एंट्रोपी होती है। और गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, गिव्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर आपको गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो आप एंट्रोपी में से माइनस कर देना किसको, हीट को। ये यहां पर जो डेल्टा एच है ना, इसको आप हीट भी बोल सकते हो या हीट को ही आप एंथैल्पी भी बोला करते हो। कभी कभी एंथैल्पी लिखा हुआ दिख सकता है, कभी कभी हीट, कोई दिक्कत नहीं है। हीट एंथैल्पी एक ही चीज है। आज मैं बताऊंगा कि हीट और एंथैल्पी में थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफाइन करने का तरीका अलग है, लेकिन है ये हीट ही। रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी हीट रिलीज हो रही है, समझ रहे हो ना, वो आपकी क्या होती है डेल्टा एच। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आपको इस इक्वेशन के बारे में पता है तो आप स्पॉन्टेनिटी बता सकते हो। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए मतलब कोई रिएक्शन खुद हो रही है या नहीं हो रही है वो चेक करते हैं डेल्टा जी से। अगर ये आपका निगेटिव आ रहा है, डेल्टा जी अगर निगेटिव है ना, तो आपकी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, ठीक है। अगर ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा जी अगर आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। जैसे चौक का गिरना बताया था, अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो रही है, ठीक है। अगर चौक को यहां से नीचे से ऊपर ले जाना है तो ऑटोमेटिकली तो खुद नहीं जाएगी, आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए पॉजिटिव होती है। तो मैंने 4 केस बताए थे आपको इस इक्वेशन से रिलेटेड। आपसे मैंने बोला था कि डेल्टा एच निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। निगेटिव पॉजिटिव होने का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब हो रही, तो वहां पर डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। वैसे ही डेल्टा जो एस है, एंट्रोपी में चेंज है, ये भी प्लस और माइनस हो सकता है। प्लस और माइनस का मतलब यहां पर ये है कि अगर एंट्रोपी बढ़ रही है, अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और एंट्रोपी घट रही है तो ये क्या होगा, आपका निगेटिव। एंट्रोपी घटने और बढ़ने का मतलब क्या है, रैंडमनेस बढ़ना मतलब एंट्रोपी बढ़ना, रैंडमनेस घटना मतलब एंट्रोपी घटना। तो 4 मैंने केस बताए थे। मैंने बताया था कि डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव भी हो सकता है और डेल्टा एस ये भी क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। पहला केस तो ये था। इस केस में क्या था, अगर मुझे बताओ, अगर मैं डेल्टा एस की वैल्यू यहां पर निगेटिव रख दूं, ठीक है, तो हीट तो क्या निगेटिव में रख रहे हैं इस केस में, तो अगर मैं डेल्टा एस निगेटिव रखूं तो निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, समझ रहे हो। अगर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ऑलरेडी क्या है, माइनस में। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आता है। किसका आता है, बड़ी वैल्यू। तो इस केस में आपको ना इस वैल्यू को कम से कम रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि निगेटिव लाएं हम, ठीक है, आप चाहते हैं कि डेल्टा जी निगेटिव आए, तो साइन तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, डेल्टा एस भी निगेटिव, डेल्टा एच भी निगेटिव, तभी ये निगेटिव आ सकता है। लेकिन यहां पर टेम्परेचर का ध्यान रखना। अगर टेम्परेचर आपने बहुत कम रखा है ना, मान लो अगर मैं यहां पर रख ही लेता हूं, मान लो डेल्टा एस आपने निगेटिव रखा, ये निगेटिव रखा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये आपने मान लो निगेटिव रखा, ये वाला केस मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया, निगेटिव निगेटिव प्लस, और ये क्या ऑलरेडी निगेटिव। प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस, साइन किसका आता है,
बड़ी वैल्यू का, ठीक है। तो बताओ फिर बड़ी वैल्यू अगर इसको बड़ा लाना है, नेगेटिव वैल्यू को अगर ज्यादा लाना है, तो डेल्टा एस बड़ा करना पड़ेगा या डेल्टा एच? ये बड़ा करना पड़ेगा ना, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आता है। इस केस में इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लाने पड़ेगा। ये ज्यादा तभी आ सकता है जब टेम्परेचर को यहां पर क्या रखोगे, कम रखो। मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है। मतलब यहां पर इन केसों में इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है जब यहां पर टेम्परेचर क्या रखोगे, लो रखोगे। अगर यहां पर आप टेम्परेचर हाई कर दोगे ना, ध्यान से ना बोल क्या रहा हूं, अगर टेम्परेचर हाई कर दोगे तो डेल्टा एस की वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव में बड़ी आ जाएगी कंपेयर टू नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव और माइनस माइनस हो जाएंगे, लेकिन साइन बड़ी वाली वैल्यू का आ जाएगा, तो ये आपकी पॉजिटिव आ जाएगी अगर टेम्परेचर को आप क्या रखते हो, हाई रखते हो। इस केस में अगर आपको इसको आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बनाना चाह रहे हो, इसको नेगेटिव लाना पड़ेगा। इसको नेगेटिव लाने के लिए अगर इन दोनों को नेगेटिव रख दिया आपने, तो टेम्परेचर आपको लो करना पड़ेगा, तभी ओवरऑल क्या आएगा, ये कम आएगा कंपेयर टू। दूसरा केस क्या हो सकता है, मतलब ये वाला प्रोसेस लो टेम्परेचर पे क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस हो सकता है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि क्या ये वाला जो प्रोसेस है, मतलब जब डेल्टा एस नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव रखते हैं, अगर मैं इस केस में टेम्परेचर हाई रख दूं तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ये पॉजिटिव आ जाएगा उस केस में अगर टेम्परेचर हाई रखोगे, समझ लो। दूसरा केस क्या था, डेल्टा एच आप रख रहे थे पॉजिटिव और डेल्टा एस भी क्या रख रहे हो, पॉजिटिव। बताओ ये वाला प्रोसेस क्या होगा, क्या इस केस में गिब्स एनर्जी नेगेटिव आ सकती है? इस केस में अगर मान लो डेल्टा एच पॉजिटिव रख दो और डेल्टा एस भी पॉजिटिव रख दो, तो गिब्स एनर्जी कैसी आएगी, प्लस में आएगी माइनस में आएगी? पॉजिटिव, पक्का। देखो फिर एच तो क्या है, पॉजिटिव रखना है, यहां पर मान लो पॉजिटिव रख दिया, ठीक है। और डेल्टा एस क्या रखना आपको, यहां पर रखना है पॉजिटिव। प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस, ये माइनस तो ऑलरेडी है ना, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस, ये हो तो माइनस जाएगा, ठीक है। ये निगेटिव आ सकता है कब, जब यहां पर टेम्परेचर क्या रखोगे, हाई रखोगे। ध्यान जब ना बोल क्या रहा हूं, अगर आप डेल्टा एस को पॉजिटिव रख रहे हो और डेल्टा एच को भी पॉजिटिव रख रहे हो, तो ये वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव आ सकती, कब, जब ये वाला ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। और ये वैल्यू बढ़ तब सकती है जब टेम्परेचर यहां पर क्या रखोगे, हाई। रटना कुछ नहीं है, जब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों निगेटिव हो तो लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो सकता है। डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव हो तो हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो सकता है। ये याद रखना आप, प्लस प्लस दोनों जगह है तो हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, मतलब ये हाई टेम्परेचर पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस केस में ये नेगेटिव तभी आ सकता है जब टेम्परेचर क्या रखोगे, लो रखोगे। तीसरा क्या था, तीसरा केस क्या था, मान लो डेल्टा एच कर दिया था आपने नेगेटिव और डेल्टा एस कर दिया था आपने पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये प्लस, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकती है, नहीं हो सकती? ये नेगेटिव लाना है स्पॉन्टेनियस के लिए, आप अपने हिसाब से टेम्परेचर को अरेंज कर सकते, बाकी में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। टेम्परेचर तो आपके हाथ में है ना, टेम्परेचर बढ़ाना घटाना आपके हाथ में। एंट्रोपी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो खुद बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाने से एंट्रोपी क्या हो जाती है, घट जाती है। क्योंकि देखो दिस इज एंट्रोपी चेंज, ये टेम्परेचर को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जिस भी सिस्टम का बढ़ेगा वहां पर एंट्रोपी बढ़ जाती है, टेम्परेचर घटेगा तो एंट्रोपी घटती है, समझ लो। तो बताओ फिर इस केस में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है। मान लो डेल्टा एस की जगह रखो मैं पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव रख दिया, और एच की जगह रख दो मान लो नेगेटिव, ये नेगेटिव आ सकता है इस केस में। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, ये भी क्या है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड, साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। मतलब ये ऑलवेज क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर का बड़ा रोल नहीं है, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा। यहां पर अगर एंट्रोपी प्लस है, हीट माइनस में चल रही है, तो उस टाइम गिब्स एनर्जी नेगेटिव आएगी, समझ लो। और इस केस में ऑलवेज क्या होगा, जो प्रोसेस चल रहा होगा स्पॉन्टेनियस होगा, वहां पर टेम्परेचर बढ़ाना घटाना कोई दिक्कत नहीं।
टेम्परेचर कांस्टेंट भी रख दोगे तो तब भी स्पॉन्टेनियस चलेगा। अगर मैं मान लो दूसरा, इसका अगला केस क्या बन सकता है, डेल्टा एच मान लो यहां पर नेगेटिव था, यहां पर डेल्टा एच रख दिया मैंने प्लस, ठीक है, और डेल्टा एस रख दिया आपके पास वो माइनस रख दिया। इस केस में नेगेटिव गिब्स एनर्जी आ सकती है। इन साइनों को रख के देखो ना, आप खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। आप डेल्टा एच प्लस में रख दिया और डेल्टा एस नेगेटिव में रख दिया, तो यहां पर बताओ फिर एंट्रोपी में ये गिब्स एनर्जी नेगेटिव आएगी प्लस आएगी, इस केस पॉजिटिव आएगी ना, बिल्कुल पॉजिटिव आएगी, क्योंकि एच क्या रख लिया आपने, पॉजिटिव। मान लो यहां पर मैंने प्लस रख दिया, ठीक है, प्लस में वैल्यू रख दी, और डेल्टा एस रख दिया आपने यहां पर नेगेटिव में। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, प्लस, ये भी प्लस वो भी प्लस, दोनों प्लस, मतलब साइन किसका आएगा, प्लस का, ये पॉजिटिव में निकलेगी इस केस में। अगर ये डेल्टा जी इस केस में पॉजिटिव निकल रहा है तो यहां पर कभी भी रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ, यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये चार केस आपको आने चाहिए गिब्स एनर्जी से रिलेटेड। तो कब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, कब स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है, कब स्पॉन्टेनियस हो सकती है और कब स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती, ये चार केस आपको आने चाहिए। वो डिसाइड होगी किसके बेसिस पे, एंट्रोपी और एंथैल्पी के बेसिस पे। डेल्टा एच होती है एंथैल्पी मतलब हीट, और डेल्टा एस होता है एंट्रोपी। इसी के हिसाब से आप सिस्टम की रैंडमनेस को बता सकते हो, मतलब आप ये भी बता सकते हो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो किस केस में हो सकती है स्पॉन्टेनियस, किस में नहीं हो सकती, वो आपको आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सेकंड रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड रूल से रिलेटेड हम यही चीज सीखते हैं, एंट्रोपी चेंज और गिब्स एनर्जी में चेंज ही हम सेकंड रूल से सीखते हैं। प्राइमरी रूल से क्या सीखा था थर्मोडायनेमिक्स का, एनर्जी कंजर्वेशन। जीरोथ रूल से क्या सीखा था, जीरोथ रूल से क्या सीखा था, मान लो तीन सिस्टम आपके पास ए बी और सी, अगर ए सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए मान लो बी के साथ थर्मल में है तो ए सी के साथ भी होगा, और बी और सी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। सबके सब क्या होंगे, तीनों सिस्टम म्यूचुअली थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, वो जीरोथ रूल बताता है, समझ रहे हो। और एक बताया था मैंने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था, थर्मल और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में डिफरेंस बताया था मैंने आपके केमिस्ट्री में। जो भी इक्विलिब्रियम होती है वो तीन टाइप की होती है, एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा थर्मल और तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम। जहां पर ये तीनों इक्विलिब्रियम आ जाती हैं किसी प्रोसेस में, अगर मान लो तीनों इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली आ रही हैं एक ही साथ, थर्मल भी, केमिकल इक्विलिब्रियम भी और मैकेनिकल भी, तो उसी को हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये कर लोगे ना ये चीज, ठीक है। तो आज मैं एक चीज नई चीज सिखा रहा हूं, इसको कर लिया ना, कल भी करा था आपने। चलो आज मैं एक बता रहा हूं काम की चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। चलो आपके सेकंड रूल से आपने क्या सीखा, फिर केमिस्ट्री जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड रूल है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या सीखा, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बतानी सीखी। डेल्टा जी निकालो, स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी पता चल जाएगी, समझ लो। खुद प्रोसेस हो रहा है या करवाना पड़ेगा आपको, वो आपका क्या होगा, डेल्टा जी से ही पता चले, ठीक है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद नहीं होता और होता ही नहीं है, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे चौक ऊपर से खुद गिरी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, चौक को नीचे से ऊपर तो ले जा नहीं, मतलब खुद तो जा नहीं सकती, चौक का ऊपर जाना क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस को आप स्पॉन्टेनियस में बदल सकते हो, बदल रहा हूं, ठीक है, खुद ही नहीं जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट इसमें एक्सटर्नल एनर्जी देके नॉन स्पॉन्टेनियस को आप स्पॉन्टेनियस बता सकते हो। बहुत लोग यही बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस खुद होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस खुद भी नहीं हो ही नहीं सकती बोलते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, कब, जब आप एक्सटर्नल एनर्जी दोगे, समझ रहे हो। चलो तो आज मैं एक नई चीज बता रहा हूं, उससे फिर न्यूमेरिकल में करवा रहा हूं, एक काम की चीज बता रहा हूं, हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, किसी को पता है, हीट ऑफ रिएक्शन, इसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच, जो आपने गिब्स एनर्जी में डेल्टा एच लिया था वही है,
हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हो, कभी हीट बाहर निकलती है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हीट एब्जॉर्ब भी हो। जितनी हीट रिएक्शन के दौरान रिलीज हो रही हो या जितनी हीट रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब हो रही हो, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मान लो एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूं आपके पास N2 प्लस 3H2, ठीक है, बनता क्या है यहां पर, अमोनिया बनता है, 2NH3 बनता है। रिएक्शन से एग्जांपल से समझते हैं। तो हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, दिस इज द हीट विच रिलीज या एब्जॉर्ब इन केमिकल रिएक्शन। कितनी निकल रही है या कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, वही डेल्टा एच है, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन। मान लो एक रिएक्शन लिखी है आपके पास, तो N2 प्लस 3H2 रिएक्शन 2NH3। तो मैं आपको बता दूं कि इस दौरान इतनी एनर्जी रिलीज होती है। माइनस साइन का मतलब हीट निकली है, अगर मैं यहां पर प्लस लिखता तो इसका मतलब रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब हुई होगी। इस प्लस और माइनस का अपना इंपोर्टेंट है। माइनस का मतलब हीट निकली है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बताता है, प्लस लगाता हूं एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन के दौरान जितनी हीट निकलेगी या जितनी एब्जॉर्ब होगी वही क्या, हीट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ध्यान रखना, हीट ऑफ रिएक्शन को आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही निकाल सकते हो। जब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लिख रहे हो ना, उसी टाइम हीट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हो। अनबैलेंस इक्वेशन से आप नहीं बता सकते। अगर मान लो मैं बोलूं कि ये बैलेंस रिएक्शन है, आप बोलेंगे बिल्कुल है, N2 प्लस 3H2 2NH3 बैलेंस है ना एक। तो बैलेंस रिएक्शन के टाइम जितनी हीट निकलेगी और जितनी एब्जॉर्ब होगी उसी को आप हीट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अगर बैलेंस नहीं है रिएक्शन, तो उस टाइम मान लो इसको मैं इतना ही बना देता, अभी बैलेंस नहीं है ना, उस टाइम इतनी हीट नहीं निकलेगी। एक कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन के दौरान जितनी हीट निकलेगी और जितनी एब्जॉर्ब होगी उसी को आप हीट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। एक कोई अनबैलेंस इक्वेशन लिखी जाए, कोई मान लो कोई बैलेंस ही नहीं है रिएक्शन, तो उस टाइम हीट तो निकलेगी या एब्जॉर्ब भी हो सकती है, लेकिन आप एग्जैक्ट हीट कितनी निकली कितनी एब्जॉर्ब हुई अनबैलेंस इक्वेशन से नहीं बता सकते। प्रैक्टिकली करोगे आप, मान लो प्रैक्टिकल करने जाओगे तो बैलेंस ही नहीं हुई रिएक्शन, तो हीट कम निकल रही होगी, कम एब्जॉर्ब हो रही होगी। समझ रहे हो? तो ये निकालने के लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। ये पता चल गया ना? तो ये क्या है फिर, इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन इतनी निकलती है। चलो फिर आगे देखते हैं। कभी कभी ना, जैसे मैंने डेल्टा एच लिखा है, ठीक है, ये लिखा है, इसके ऊपर कभी कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है, कुछ ऐसे। ये हीट ऑफ रिएक्शन आप जानते हैं, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है रिएक्शन के दौरान, लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिख सकता है। ये इसका मतलब बहुत बड़ा इंपोर्टेंट है। इसका मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में हीट ऑफ रिएक्शन अगर निकाल रहे हैं तो डेल्टा एच के ऊपर ऐसा साइन लगाएंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। स्टैंडर्ड कंडीशन यहां पर होती है कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, जो लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा होता है कांस्टेंट प्रेशर, जो लिया जाता है यहां पर 1 बार या 1 atm भी ले सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आप हीट ऑफ रिएक्शन निकालते हो, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे हो? कर सकते हो? तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, और इस साइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर स्टैंडर्ड कंडीशन रिप्रेजेंट, ठीक है, इरेज कर दो इसको। चलो, इसके बाद एक काम की चीज बता रहा हूं, कुछ एक फॉर्मूला मैं डिराइव करूंगा जो आपको अभी न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। देखो, हीट ऑफ रिएक्शन आपने लिख लिया डेल्टा एच, ठीक है, ये है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये चीज है हीट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हो? अगर आप ध्यान से ना, बोल क्या रहा हूं मैं, अगर आप हीट ऑफ रिएक्शन को, ये जो है ना, इसको अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर
पर कैलकुलेट करते हो, समझ रहे हो। अगर आप हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर अगर इसमें रिप्रेजेंट करते हो, उस टाइम ये जो वैल्यू आती है हीट ऑफ रिएक्शन की वो होती है क्यूपी के बराबर। मतलब ये जो क्यूपी है ना वो डेल्टा एच ही है। पी का मतलब प्रेशर, क्यू का मतलब हीट। अगर आप हीट ऑफ रिएक्शन मगर रिएक्शन के दौरान कितनी हीट निकल रही है और कितनी एब्जॉर्ब हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट करते हो प्रैक्टिकली, उस टाइम हम जो हीट ऑफ रिएक्शन है डेल्टा एच वो क्यूपी के बराबर लेकर चलते हैं। ये चीज डेल्टा एच और क्यूपी बराबर होगा कब, जब रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे, समझ रहे हो। और इसी को आप उसी टाइम एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एंथैल्पी बोलते हैं, कोई बोलता है इसको हीट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से ना बोल क्या रहा हूं, हीट ऑफ रिएक्शन कोई बोलता है डेल्टा एच को, कोई इसको एंथैल्पी भी बोलता है। इसको आप एंथैल्पी तभी बोल सकते हो, इसको आप एंथैल्पी तभी बोल सकते हो जब कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर आप हीट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो। ये हीट ऑफ रिएक्शन है। एंथैल्पी भी क्या होती है, हीट ऑफ रिएक्शन ही होती है। लेकिन एंथैल्पी और हीट ऑफ रिएक्शन तभी बराबर हो सकता है जब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर रखा गया। क्यूपी मतलब हीट ऑफ रिएक्शन इन द कांस्टेंट प्रेशर। ये और ये इस टाइम क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर आप दूसरा केस लिख रहा हूं मैं, सपोज हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस टाइम ये क्यूबी के बराबर होता है। वॉल्यूम है कांस्टेंट। अगर देखो हीट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं हमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रखना पड़ता है, अगर प्रेशर को भी कांस्टेंट रखें तो उस टाइम हीट ऑफ जो रिएक्शन है क्यूपी के बराबर होगी। ठीक है, क्यूपी भी हीट ही है इन द कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, उस टाइम जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो किसके बराबर होती है, क्यूबी के बराबर। और क्यूबी को हम किसके बराबर लेकर चलते हैं, डेल्टा ई के बराबर लेकर चलते हैं। ये कभी कभी पूछा जाता है। देखो इधर देखो, क्यूबी की वैल्यू, ये हीट ऑफ रिएक्शन है, समझ रहे हो। ये है क्या, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी में चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज ही तो है डेल्टा ई बोलो या डेल्टा यू बोलो। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्यूबी के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब, जब कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम रखा गया। डेल्टा एच और हीट ऑफ रिएक्शन इन द कांस्टेंट प्रेशर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखे। हमारे काम की चीज बता रहा हूं, ये और ये बराबर है कब, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर में। इंटरनल एनर्जी में चेंज हीट ऑफ रिएक्शन इन द कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर हो सकता है कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, इन दोनों को मैं एक इक्वेशन में रख के एक फॉर्मूला बना रहा हूं। कभी कभी ना इससे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपका, ध्यान से ना मैं कर क्या रहा हूं। इसको हम ये बोल सकते हैं और क्यूपी को आप डेल्टा एच बोल सकते हैं। कब आपको आना चाहिए, एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, यहां पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्यूपी बराबर क्यूवी, ठीक है, प्लस डेल्टा एन आर टी। समझ रहे हो, ये आपको आना चाहिए। क्यूपी बराबर क्यूवी प्लस डेल्टा एन आर टी। बताओ फिर इसको और इस चीज को दोबारा दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो आप। ये क्यूपी हीट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। ये है हीट ऑफ रिएक्शन इन द कांस्टेंट वॉल्यूम। एन होता है मोल्स ऑफ गैस, आर होता है गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो आप। क्यूपी को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच। इसी को मैं दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं, क्यूपी को आप डेल्टा एच इक्वल टू क्यूबी को आप क्या बोल सकते हो, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। ये है हीट ऑफ रिएक्शन, ये भी हीट ऑफ रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। ये दो फॉर्मूले कैसे जनरेट किए पता चल गया। क्या
क्या कह रहे हो? डेल्टा ई, ये देखो ना, देखो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अगर आप हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहे हैं, अगर मैं हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर बोलूं तो क्यूपी के बराबर होता है, ठीक है। अगर हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलूं तो क्यूबी के बराबर होता है। तो क्यूबी डेल्टा ई के बराबर होगा कब? जब कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम रखा गया रिएक्शन में, ठीक है। डेल्टा मतलब इंटरनल एनर्जी हीट के बराबर ही होती, कब? इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो हीट के बराबर ही होती है, कब? जब वॉल्यूम को और टेम्परेचर को रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रखा गया, ठीक है। और जो एंथैल्पी है मतलब डेल्टा एच है वो हीट के बराबर ही होती, कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा गया। बराबर है मतलब, नहीं समझे? और आप इक्वेशन बना सकते हो, ये जो मैंने लिखा है ये है क्यूपी बराबर क्यूवी प्लस डेल्टा एनआरटी। इसी को मैं मॉडिफाइड रूप मतलब इनकी जगह आप दूसरी वैल्यू रख सकते हो। तो क्यूपी की जगह मैं डेल्टा एच रख सकता हूं क्योंकि मैं इसको ये बोलता हूं, ठीक है। और क्यूबी की जगह मैं डेल्टा ई रख सकता हूं क्योंकि मैं इसको ये बोल सकता हूं। ये तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, पेपर में मिल सकता है। कर लोगे ना? ये इक्वेशन है, एक बार कुछ चीज लिख लो फिर मैं आगे बताता हूं। क्या हेडिंग क्या डाली थी? हीट ऑफ रिएक्शन ना, ठीक है। लिखो लिखो हीट एब्जॉर्ब एंड रिलीज, हीट एब्जॉर्ब एंड रिलीज इन केमिकल रिएक्शन, in chemical reaction when chemical reaction, लिखो when chemical reaction is balanced, full stop, when chemical reaction is balanced। जब केमिकल रिएक्शन एक बैलेंस होगी तो उस टाइम जितनी हीट निकलेगी और जितना एब्जॉर्ब होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? हीट ऑफ रिएक्शन। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टा एच से। ये तो डेफिनेशन थी, और ये केस आपको डिफाइन नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे ही लिख देने आप। कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर के केस में हीट ऑफ जो रिएक्शन होती है क्यूपी से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यूपी उस केस में डेल्टा एच के बराबर होता है, ठीक है। और उसी टाइम डेल्टा एच को एंथैल्पी भी बोला करते हैं। जब आप हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे निकालते हैं तो उस टाइम जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसी हीट को एंथैल्पी के नाम से भी जाना जाता है। एंथैल्पी हर जगह यूज नहीं करते, कि स्टैंडर्ड टर्म्स है, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन ही एंथैल्पी है, लेकिन उस टाइम हीट ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी के नाम से जाना जाएगा जब टेम्परेचर और प्रेशर रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रखेंगे। टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है 1 atm या 1 बार, कुछ भी रख सकते, ठीक है। और ये तो आपको पता ही चल गया, कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्यूबी, और क्यूबी होता है इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपने जनरेट किए। चलिए फिर जिसको मैं इरेज कर रहा हूं वो लिख लिया ना, एक चारों फॉर्मूले डिराइव कर दिए, और इनका मतलब भी लिख लो। क्यूबी का मतलब क्या है? क्यूपी का मतलब क्या है बताओ? क्यूपी का मतलब क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट है ये, और क्यूवी का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट है रिएक्शन की, ठीक है। वैसे डेल्टा ई और डेल्टा एच तो आप जानते हैं। डेल्टा ई क्या होता है? इंटरनल एनर्जी में चेंज, और डेल्टा एच क्या होता है आपके पास? हीट में चेंज या एंथैल्पी में चेंज, ठीक है। और एक मोल से पहले भी क्या लिखा है? डेल्टा ना। मोल जो लिखा है उसके पहले भी क्या रखा है? डेल्टा। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। अगर आपको डेल्टा एन निकालना है तो एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट कर देना। आप प्रोडक्ट के मोल में से, मोल दिए होंगे ना रिएक्शन के दौरान कितने मोल है, प्रोडक्ट के मोल में से अगर आप रिएक्टेंट के मोल माइनस करते हैं उस टाइम मोल में चेंज पता चल जाता है। अगर डेल्टा एन निकालना है, एन का मतलब मोल, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो मोल में चेंज निकालना है तो रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट के मोल बन रहे होंगे उसमें से आप रिएक्टेंट के मोल माइनस करना, ये निकल आएगा, इससे आप निकाल सकते। और डेल्टा ई क्या होता है आप जानते हैं? E2 माइनस E1। ये क्या होता है पता है ना? E2 माइनस E1, ठीक है। तो आप इन वैल्यू को रखकर कर सकते हो। और डेल्टा एच कैसे निकलता है पता ही है, कल भी निकाला था। डेल्टा एच को कैसे निकाला था?
अरे इसी से निकाल दो ना डेल्टा एच, जो हमने थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड रूल पढ़ा था। डेल्टा जी बराबर क्या था, डेल्टा एच आपका माइनस टी डेल्टा एस। इससे ही तो निकाल सकते हैं आप, ये निकालना है तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा एच निकल आएगा, समझ गए ना इतना। अब मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं, इसमें देखता हूं कितने कर पाते हैं। इतना कर लोगे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल मिलेंगे।